चाहिए जो सुबह थी एक रिकवरी की उम्मीद, चाहत या इच्छा, वो सब खत्म हो गई है। इस वक्त अगर आप निफ्टी में नजर डालें तो 17,436 का लेवल उसने देख लिया है और लगातार उस पर प्रेशर बना हुआ है। ऊपरी स्तरों से रिकवरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, लगातार उसमें प्रेशर है। बैंक निफ्टी की भी वही स्थिति है, हालांकि वो तुलनात्मक रूप से कम गिर रहे हैं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरा है। मिड कैप फ्लैट कह सकते हैं आप, लेकिन ऊपरी स्तरों से इसमें भी गिरावट है और सेंसेक्स सबसे ज़्यादा 225 पॉइंट नीचे है। तो इस तरीके की बाजार की तस्वीर बन रही है और 1611 शेयर गिरने वाले, 1230 शेयर चढ़ने वाले हैं। तो माहौल थोड़ा सा फिर से गड़बड़ा गया है। गावा जी के पास चलते हैं। गावा जी, समस्या का हल क्या है? फिर गड़बड़ा गया मामला। गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है, वीकनेस है। कल का लो टूटा है, क्योंकि कल हमने एक बात देखी कि शॉर्ट कवरिंग तो थी, मेरी वीक शॉर्ट कवरिंग, हाफ हार्टेड शॉर्ट कवरिंग, मतलब एक दिन की भी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। पूरी शॉर्ट कवरिंग जो होती है इतनी गिरावट के शॉर्ट के बाद, वो नहीं शॉर्ट कवर हुए। अब तो वीकनेस है। जब तक ये आज का कल का ये निफ्टी 17,600 नहीं पार करता, तब तक मैं मानूंगा वीक है। तो आज गैप अप खुला, अगर गैप अप नहीं खुलता था फिर ठीक था, गैप अप खुला फिर सारा दिन सेलिंग गई। तो इसलिए मैंने कहा धोखा है, और धोखा बरकरार है अब तक वीकनेस से। तो ऐसे में करना क्या है फिर गावा सर? हाँ जी, किया क्या जाए? मतलब अगर कोई ट्रेड किसी को लेना हो तो छोड़ दे, स्टॉक में जाए, इंडेक्स छोड़ दे? स्टॉक 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 इंडेक्स तो छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्लियर, एब्सोल्युटली। मुझे उज्जीवन अच्छा लगता है, इसका बेस बन रहा है, यहाँ से मिल सकता है आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो उज्जैन में एक सेफ बेट छुपने की जगह मिलती है खरीदारी की। 257 पर ट्रेड कर रहा है, 265 पॉसिबल है मंडे तक। 255 रखिए स्टॉप लॉस, तो ट्रेड बनता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बनता है उज्जीवन। बाकी मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। उज्जीवन फाइनेंस में ट्रेड ले सकते हैं। गावा सर, गेल बढ़िया चल रहा है, आज 104 रुपए पे है। कौन सा? गेल, गैस अथॉरिटी। हाँ, गेल चल रहा है, बिल्कुल गेल चल रहा है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर गेल है तो फिर क्वाइट पॉसिबल 95, आज सुबह हमने बात की थी 120 तक जा सकता है गेल, लेकिन उसे वक्त लगेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बेस पर लगे तो 95 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है। तो यस, गेल में आपको है। मेटल्स में काफ़ी उठा पटक है गावा सर। हिंडाल्को देखिए आप, वो भी करीब 4% नीचे है। NMDC 4.5% नीचे है। नाल्को नीचे है। JSPL, वेदांता, JSW स्टील, टाटा स्टील। मेटल में क्या हो गया अचानक से? पूरा सेक्टर बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक है तो वीक, बिल्कुल है वीक। इंडाल को देखा जाए तो ब्रेक डाउन मिला है, और जो सेटअप है उसके हिसाब से 418 में जो ट्रेड कर रहा है, अगर सेटअप जो मैं समझ रहा हूँ है तो 400 तक जा सकता है, वो भी ब्रीच कर सकता है। तो 480 मतलब 4 to 5% डाउन मूव हिंडाल्को में अब भी नजर आती है। स्ट्रेंथ नहीं है हिंडाल्को में। इसमें शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। स्टॉप तो डीप होगा, लेकिन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। अब ट्रेड कर रहा है 418, 435 का स्टॉप होना चाहिए और 400 के करीब आना चाहिए। तो वॉल्यूम टू रेशियो 1:1 होता है। या तो फिर इंतजार करें रैली का, करना है तो 430 के आसपास कीजिए, 425 के आसपास कीजिए, फिर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बन जाता है। यहाँ पर काफी डीप कट है, लेकिन है वीक इंडाल्को। मार्केट बहुत ही एक विचित्र सी स्थिति में है। उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। कोई रेंज बना ही नहीं पा रहा है और लोअर की तरफ। गावा सर, क्या इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम, या जो आपने एक बार बताया था कुछ लेक फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? 19 राउंड जब से वो टी शर्ट बनाएंगे ना, उसकी तरस राउंड के पहनने के लिए 19,000 की। ओके। उसके बाद जो टॉप बना है ना, हाँ, लगातार एक लोअर टॉप्स बन रहे हैं, लोअर बॉटम बन रहे हैं। टेक्निकल क्लासिकली डाउ थ्योरी के हिसाब से वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आते। हाँ, हम ढूंढते हैं कि वेयर इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हमेशा ढूंढ रहा हूँ कि वेयर इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी फर्स्ट वहां तक पहुंचता ही नहीं है, वो एक संकेत दे रहा है आई एम डाउन। अभी मैंने फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ निकाला 17,600, और कल निकलेगा दूसरा एक लोअर साइन ऑफ और एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ निकलेगा, वो 17,600 के नीचे निकलेगा। तो है तो अब तक डाउन ना। अब तक तो मेरे को नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा 17,600। उसके नीचे मुझे मिला नहीं चांस, लेकिन 17,600 जब तक पार नहीं करता तब तक जो भी रैलीज मिलेंगे वो डाउटफुल रहेंगी।
रैली डाउटफुल रहेगी और देखते 17,600 के ऊपर, कई लोग कह रहे हैं इसके ऊपर कन्विंसिंगली निकलेगा तो ही बात बनेगी, अदरवाइज ये मार्केट वीकनेस दिखा सकता है। चलिए अब आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं और हम आज बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस से और कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश रमणकर सर हमारे साथ हैं। कंपनी ने तिमाही के दौरान नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए थे, आउटलुक ठीक ठाक था, लेकिन काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, तो आउटलुक क्या होगा और क्वार्टर कैसे जा रहा है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। उमेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थर्ड क्वार्टर तो बढ़िया था सर, ब्याज आय भी 8-9% बढ़ी, मुनाफा 14% बढ़ा, AUM में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली, लेकिन उससे आगे की चीज़ें अब सर काफ़ी बदल रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त का जो सिनेरियो है कंसीडरिंग इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है सर? देखिए ओवरऑल क्रेडिट डिमांड तो ठीक है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि ठीक है थोड़ा नंबर्स ऑन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंज्यूमर स्पेंड कम होने का एक अंदाज है, फिर भी क्रेडिट डिमांड बोथ अर्बन एंड रूरल अच्छे लग रहा है। अर्बन स्पेशली अर्बन एरिया में रियल एस्टेट डिमांड कब तक अच्छा रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि क्रेडिट डिमांड अच्छा ही रहेगा। रूरल एज ऑफ नाउ तो मार्केट तो अच्छा लग रहा है हमको, और अच्छा फसल आने का एक अंदाज भी है रबी क्रॉप का, और अच्छा क्रॉप आने से मार्च अप्रैल में तो अच्छा ही चलना चाहिए। अब तो लेकिन रियल एस्टेट वालों ने कहना शुरू कर दिया, कल ही कह रहे थे कि घरों की बिक्री पे ऊंची EMI का असर पड़ रहा है, कई बिल्डर की खबरें छपी हैं अखबारों में, पिंच होना शुरू हो गया सर। हाँ तो उतना तो नहीं दिख रहा है, अखबार में एक चीज आता है थोड़ा लोग उसके ऊपर ज्यादा नजर जाते हैं, फिर भी तो सर ये बताइए, अच्छा चलिए खैर इस समय आप कह रहे हैं कि नहीं है, और आगे की तस्वीर पे मुझे थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए। जैसे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा रहता है, बड़ा एक ट्रिगर है मानसून के बारे में। ये कहा जा रहा है कि एल नीनो हो सकता है इस साल। एल नीनो का मतलब ये है कि सूखा रहेगा, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी, बारिश कम होगी, और उन पार्ट्स में कम बारिश होगी जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे ये जो मेन कोर्स के ग्रेन्स होते हैं उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये आशंका है कि आगे जाते हुए डिमांड पे असर हो सकता है सर? हाँ, इंडिया अभी भी हम लोग रेन डिपेंडेंट है, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी एल नीनो इम्पैक्ट आ गया थोड़ा ज्योग्राफी में, तो एक थोड़ा बारिश कम हो गया तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो आ सकते हैं, लेकिन अभी हम एक उसका अंदाज से काम नहीं कर सकते। हम एक बाकी डिमांड और बाकी, इंडियन ज्योग्राफी इतना बड़ा है कि एक स्मॉल ज्योग्राफी में थोड़ा सूखा पड़े तो उसमें हाँ ओवरऑल क्रेडिट डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। कॉशियस है सर? उमेश सर, मतलब फिर भी एक कॉशियस अप्रोच है, सावधानी है दिमाग में, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर बार बार सवाल, क्योंकि रियल पिक्चर हमको समझनी है आपसे, क्योंकि आपसे ज़्यादा पल्स किसी के पास होती नहीं है। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग का जो सेक्टर होता है ना, वो बताता है कि चक्र पहिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहिया तेज़ी से चल रहा है, पहिया स्लो हो रहा है, या इसमें क्या है, मतलब कॉशियस लेवल क्या है? तो हम तो कॉशियस ही रहेंगे। हम हमारा ग्रोथ प्लान भी हमने 12 to 15% का ग्रोथ प्लान दिया था, और 3 साल का एक अंदाज 15% CAGR ग्रोथ का एक गाइडेंस दिया था। और हमारा प्लान ऑलवेज कंजर्वेटिव रहता है, और ज्यादा ग्रोथ में हम ज्यादा फोकस नहीं करते। हम कस्टमर को कैसा हम सर्विस अच्छा दे सकते हैं, और एडिशनल प्रोडक्ट हम क्या दे सकते हैं कस्टमर को, कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान हम ज्यादा देते हैं, ग्रोथ पर नहीं। अच्छा उमेश सर, एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि एक रिपोर्ट आई है कैंटार की, और वो ये कह रहे हैं कि रूरल इलाकों में, अर्बन सेमी अर्बन जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे डिमांड आना शुरू हो गई है, जो कि 2-3 महीने पहले तक उन्हीं की रिपोर्टें कह रही थी कि डिमांड वहाँ पे नहीं है, स्लो है। अब वो कह रहे हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ FMCG के लिए, ग्रॉसरी के लिए, डिस्क्रिशनरी इनकम
बढ़ी है तो लोग खर्चा कर रहे हैं। ये सब कंसीडर करने के बावजूद ये इन्फ्लेशन वगैरह तब से चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर है पूरी इकोनॉमी के लिए। और एक ने, ये दो एजेंसीज ने, प्राइस ने भी कंफर्म किया है कि इनकम भी बढ़ रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो तीसरी तिमाही में आप मुझे ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का कौन सा सेगमेंट था जहां सबसे अच्छी आपको लोन ग्रोथ दिखी थी और क्या वो कंटिन्यू रहेगी? देखिए, अभी फोकस तो है इंडिया में कैपेक्स का। गवर्नमेंट स्पेंड एक्चुअली ड्राइविंग इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। प्राइवेट कैपेक्स अभी भी विजिबिलिटी बहुत कम है, और गवर्नमेंट कैपेक्स का वजह से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में तो डिमांड बहुत अच्छा रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया एक ऐसी एक एरिया है, वहां से बेनिफिट सब लोगों को मिलता है। स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल सप्लायर्स, व्हीकल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब लोगों को जॉब क्रिएट हो जाता है। इसके वजह से मुझे लगता है कि ये कैपेक्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया में गवर्नमेंट ने फोकस किया है, लार्ज इंफ्रा एंड स्मॉल इंफ्रा इन रूरल एरिया। इससे मुझे लगता है कि तो गवर्नमेंट स्पेंड कब तक अच्छा रहेगा, तब तक एक क्रेडिट ग्रोथ और एक डिमांड, क्रेडिट डिमांड है रूरल एंड अर्बन एरिया में, तो अच्छा ही रहेगा। सो फोकस तो रहेगा इंफ्रा में। और ई कॉमर्स एक्टिविटी अभी लास्ट 3 साल आप देखे, पोस्ट कोविड और पोस्ट कोविड ई कॉमर्स एक्टिविटी हैज स्प्रेड टू टियर 3-4 टाउन्स। पहले ऐसे नहीं था। अभी इंडिया में कितना भी पिन कोड है, वहां तक अभी कोई भी व्हीकल जा सकता है और डिलीवरी दे सकते हैं। ऐसा एक सिचुएशन बन गया है। इसके वजह से डेफिनेटली कंजम्पशन तो अच्छा ही रहेगा, और डिमांड भी, सप्लाई भी हो सकता है कि अच्छा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन थोड़ा हम बाजू में रखे तो ओवरऑल ई कॉमर्स एंड द इंफ्रा, इसका वजह से इवन एसएमई को बेनिफिट अच्छा रहेगा, क्योंकि एसएमई उनका मार्केट बहुत छोटा था, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अभी सब कुछ मिल रहा है क्योंकि ई कॉमर्स है। इट इज नॉट जस्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं है, बहुत सारा छोटा प्लेटफॉर्म है। वहां पे अभी एसएमई लोग, एसएमई बिजनेस आके वहां से ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इवन एसएमई बिजनेस के लिए ये अच्छा रहेगा। सर, आपकी टू व्हीलर ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियल थी, 18% की ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंटिन्यू करेगी ये? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट है हम मेंटेन कर पाएंगे। और फार्म इक्विपमेंट का ग्रोथ सबसे कम था, इसमें इंप्रूवमेंट होगा? सुना नहीं। फार्म इक्विपमेंट, कृषि के जो, जी, फार्म इक्विपमेंट में हमारा फोकस ज्यादा यूज्ड फार्म इक्विपमेंट ज्यादा है, इसलिए टिकट साइज बढ़ा नहीं, लेकिन एक्चुअली नंबर ऑफ फाइनेंसिंग तो बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये एक क्रॉप आने के बाद एक बार एक फार्मर के पास ज्यादा एक पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा फार्म इक्विपमेंट में। सो अभी मुझे लगता है कि फार्म इक्विपमेंट ग्रोथ, वी शुड बी हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। सर, ये बताइए कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड आपकी क्या है और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, क्योंकि अब तो ब्याज दरें बढ़ ही रही हैं, तो क्या है इस समय स्थिति? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड हमारा अराउंड, आप देखें तो लास्ट 6 महीने में अब हमारा ओवरऑल बैलेंस शीट का कॉस्ट ऑफ फंड अराउंड 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा फ्लोटिंग 20% है, फिक्स्ड 80% है। 80% मेच्योरिटी के पर एज एंड व्हेन इट मैच्योर्ड वो रिप्राइस कर रहा है। सो ओवरऑल इंक्रीज ज्यादा नहीं था, और फ्लोटिंग का इम्पैक्ट कम होने से whatever the repo rate increase और बैंक रेट इंक्रीज, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम ही हो गया। तो हमारा ओवरऑल लायबिलिटी कॉस्ट मैनेजमेंट हैज बीन क्वाइट गुड, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इट इज मैनेज्ड वेल। सो मुझे तो ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं लग रहा है इन फ्यूचर ऑल्सो। हाउएवर एज अ कॉशन आई कैन से दैट हमारे पास, सिंस वी आर लेंडिंग टू निश सेगमेंट, small customers, we have the ability to increase our lending rate as and when it happens. So margins will be able to maintain. Margin maintain कर पाएंगे। आपने रिप्राइस कर दिया पूरा? हमने रिप्राइस कर दिया, whatever is increased we are repriced.
ओके, रिप्राइस पूरा कर दिया है, ये अच्छी बात है, और कई सेगमेंट में है जहाँ पे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। उमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बिग पिक्चर हमें समझाने के लिए, जिससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि Q4 में नतीजे आपके कैसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। श्रीराम फाइनेंस, और ये जो बात हम लोग अभी कर रहे थे, इसको एक अंडरलाइन जरूर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो रूरल इकॉनमी में, छोटी इकॉनमी में, MSME SMEs में एक ग्रोथ का रिवाइवल बना है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है इसमें कि जिस तरह की सिचुएशन आगे आ सकती है, इसके लोगों को डर लगा, उससे हो सकता है कि कहीं कुछ रुकावट है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है। 1209 रुपये 30 पैसे पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की बात। एक बार फिर से आपका, और थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं है। लेक्चर ही है 17,477-78, एक छोटी कोशिश की है इसने ऊपर जाने की, लेकिन अभी अगले 2 घंटे के अंदर क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल। बैंक निफ्टी हालांकि ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, 27 पॉइंट्स ऊपर है इस वक्त, लेकिन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण स्तर जो है उनसे बहुत नीचे है। 17,600 एक बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ तक नहीं गया तो फिर मुश्किल का दौर इसके लिए रहेगा, फिर नए निचले लोज की तरफ जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वीरेंद्र, अनुज और हर्षदा जुड़ेंगे, वो आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे।